बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक से। तो पहले आते हैं ग्रुप वन पे गाइस। ग्रुप वन, होल्ड ऑन बच्चों, ग्रुप वन। गाइस एल्कली मेटल है, बंदों के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जिसको वो लूज कर देते हैं टू गिव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अब गाइस क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ओनली लूज करना है, जो कि लूज करना आसान है, तो गाइस इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो। और इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है दैट इज अ नेचर शोड बाय मेटल्स, तो इनका मेटालिक नेचर इज हाई। आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है, और मेटालिक नेचर हाई है। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ज्यादा मेटालिक नेचर होगा। ठीक है बच्चों। और हमें पता है डाउन द ग्रुप तुम्हारा साइज बढ़ रहा होता है, तो बेसिकली साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा बच्चों, आसान। मतलब तुम्हारा डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ेगा गाइस, हाँ या ना। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, तो हम कहेंगे मेटालिक नेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। क्लियर है गाइस। साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है बेसिकली, और उसी के कारण तुम्हारा मेटालिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो लेट अस गो ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बंदे क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है, एंड दैट नेचर इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ या ना बच्चों, वही चीज जो मैंने भी बोली थी कि इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता जाता है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, या मेटालिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा बच्चों एक चीज और, इसकी मेटालिक नेचर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन में क्या होगी, कम या ज्यादा, ज्यादा होगी। ज्यादा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लूज करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल, तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इज मोर देन दैट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरे पे आते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने तुम्हें बताया था इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इन जनरल लो, पहले इनकी लो होती है, एंड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जा रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। एक और चीज बच्चों, इसी कारण से पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड एज कैथोड्स। इन photoelectric cells, they are used as cathodes in photoelectric cells बच्चों। क्लियर है गाइस। डेंसिटी पे आते हैं बच्चों। नॉर्मली हम कहते हैं डाउन द ग्रुप मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। लेकिन हम मान के चलते हैं मास में जो इंक्रीज आया वो ज्यादा आया, वॉल्यूम में इंक्रीज कम आया, तो डेंसिटी इन जनरल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन नॉर्मली इन जनरल डेंसिटी इज लो, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। हमें पता है लेफ्ट राइट जा रहे होते हैं तो तुम्हारा साइज छोटा हो रहा होता है। क्लियर और नॉट गाइस, गुड। और जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है दे आर लाइटर देन वाटर। लिथियम सोडियम पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर। एक और चीज बच्चों, हमने पढ़ा था डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यहां पे एक एक्सेप्शन भी है। क्या, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, क्लियर है यहां तक। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। तो बेसिकली तुम्हारा जो ऑर्डर आता है वो ये आता है, लिथियम सबसे पहले, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। तो ये दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
गाइस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो प्लीज इसे डेंसिटी से रिलेट मत करना बच्चों, ठीक है गाइस। इट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिथियम का ज्यादा होता है, सीजियम का बहुत कम होता है। सीजियम का तुम्हारा रूम टेम्परेचर होता है। मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का है 181, सीजियम का है, मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का, सॉरी, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट इज 181 और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इज 28। तो यू कैन अंडरस्टैंड रूम टेम्परेचर का है, समझ गए? हाँ, सेल्सियस, ठीक है। तो ये बहुत कम है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही कम है, ट्रांजिशन का 1000 डिग्री के करीब जा रहा होता है, इनका बहुत कम है। अब आते हैं नेक्स्ट, फ्लेम टेस्ट। बच्चों लिथियम गिव्स क्रिम्सन लाइट, सोडियम गिव्स येलो, पोटेशियम गिव्स lilac, rubidium and cesium give violet light. Lilac is nothing but light violet. ठीक है बच्चों, there is a light that you observe in the flame test. अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे बच्चों। Let us go on to chemical properties. हाँ, मतलब आइडिया इज कि इसमें एनर्जी ज्यादा, इसमें कम, राइट। एनीवे, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। हमें बताया दे आर हाईली रिएक्टिव। क्यों? आयोनाइजेशन एनर्जी लो है और रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन लूज ही तो कर रहे होते हैं, तो हाईली रिएक्टिव होते हैं। एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, गाइस बताओ। सर इंक्रीजेस। इंक्रीजेस, करेक्ट। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब आते हैं पहला, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। reactivity towards air, hold on, बच्चों लिथियम जब रिएक्ट करता है तो वो मोस्टली Li2O बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड। एंड एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है गाइस, ये बंदा नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है। लिथियम क्या बना रहा होता है? लिथियम नाइट्राइड। दैट इज व्हाट लिथियम गिव्स अस, ठीक है बच्चों। सोडियम को रिएक्ट करवाते हो तो इट रिएक्ट्स ओनली विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव Na2O एंड Na2O2। और इसमें जो मेजर होता है वो कौन सा होता है बच्चों? परऑक्साइड। पोटेशियम को लोगे, सीजियम को लोगे, रुबिडियम को लोगे तो ये बनाते हैं K2O टाइप, K2O2 टाइप एंड KO2 टाइप। तुम समझ रहे होगे गाइस, ये हमारे परऑक्साइड थे। ये नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बना रहे होते हैं, जहां पे सुपर ऑक्साइड इज मेजर गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आइडिया बीइंग डाउन द ग्रुप जब तुम जाते हो तो तुम्हारे सुपर ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी बढ़ रही है। लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, बाकी सारे सुपर ऑक्साइड बना रहे होते हैं। और सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं, O2 माइनस है, यू कैन अंडरस्टैंड MOT से ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो दे आर कलर्ड गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तीनों के तीनों उसी टाइप का बना रहे होते हैं। क्लियर है यहां तक? यस। अब आते हैं LiCN। यार LiCN को जब तुमने पानी में डिसॉल्व किया, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, क्या देगा बच्चों? गैस वाटर का मतलब हो गया H2O, H2O को ब्रेक करो H प्लस OH माइनस। यार OH माइनस को भेजो लिथियम के साथ, Li प्लस है ना बच्चों, और ऐसे देखो H प्लस OH माइनस,
OH माइनस को भेजो लिथियम के साथ, H+ को भेजो नाइट्रोजन के साथ, क्या बनेगा बच्चों? यू विल गेट LiOH प्लस NH3, दैट इज व्हाट यू गेट बच्चों। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये था ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। और अगर तुम Li3N को सिंपली हीट कर देते हो तो यू गेट Li प्लस N2, टूट गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? Yes. और Li3N का मैं तुम्हें कलर भी बता दूं, इट इज रूबी रेड। सॉल्ट, ओके। एनीवे, अब बच्चों एक चीज और, तुमने देखा डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो तुम्हारे सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड आर बिकमिंग मोर स्टेबल। तो आइडिया क्या होता है? लार्ज अनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज कटायन। लार्ज अनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज कटायन। ये क्यों है उसको समझो गाइस। तुमने किसी टाइम पे देखा था कि सपोजिंग मैं लेता हूं Li2CO3, ले लिया मैंने, ठीक है बच्चों, और इसकी हम स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू लुक एट स्टेबिलिटी। गाइस तुम्हें पता है इसको जब हीट करते हो तो ये क्या बना रहा होता है? ये बना रहा होता है, ठीक है बच्चों। आइडिया समझ में समझो गाइस कि वो अनायन का थोड़ा पार्ट खींच के अपने पास रख लेगा। जो इस टाइप के होते हैं, उन इन टाइप के कंपाउंड्स जिनमें ऑन हीटिंग यू आर नॉट गेटिंग मेटल एंड योर समथिंग एल्स, इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है? इट इज टेकिंग सम पार्ट ऑफ अनायन विद इट। मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें मेटल विद सम पार्ट ऑफ अनायन प्रेजेंट है, उसमें हम देख रहे होते हैं मेटल की अनायन को पुल करने की टेंडेंसी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तुम्हारा कार्बोनेट में भी चलता है, ये तुम्हारा नाइट्रेट में भी चलता है, ये तुम्हारा सल्फेट में भी चलता है। LiNO3 लोगे तुम सपोजिंग, तो वो क्या बनाएगा? इट विल गिव यू Li2O, ले गया ना सम पार्ट ऑफ अनायन विद इट। तो आइडिया क्या है गाइस, जिसमें इट इज टेकिंग सम पार्ट ऑफ अनायन विद इट, उसमें अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी है, मतलब जब हीटिंग करने पे इट इज टेकिंग सम पार्ट ऑफ अनायन विद इट, उसमें स्टेबिलिटी देखने के लिए वी लुक एट फजान रूल। फजान रूल बताता है कि मेटल का नॉन मेटल के पुल करने की टेंडेंसी कितनी है, नॉन मेटल को पुल करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है। जिसमें मेटल की नॉन मेटल को पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो जल्दी ब्रेक कर सकता है, हाँ या ना? तो दैट इज व्हाट आई मीन। जैसे अगर हम मतलब अगर हम Li2O Na2O की बात कर रहे हैं तो हम इसको नहीं देखेंगे, यार इसको हीट करोगे तो क्या होगा, इसमें तुम्हारा इट विल नॉट टेक पार्ट ऑफ अनायन विद इट, ये तो ब्रेक कर जाएगा नॉर्मल। अगर तुम बहुत हाई टेम्परेचर पे ले आओगे इट इज गोइंग टू ब्रेक नॉर्मली। लेकिन अगर तुम से LiNO3 ले रहे हो और उससे मैं कह रहा हूं कि वो क्या बना रहा है तुम्हारा, Li2O बना रहा है, तो इट इज टेकिंग पार्ट ऑफ दैट नाइट्रेट आयन। ये था हमारे पास, ठीक है ना बच्चों, माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल, हम कहेंगे यहां पे Li प्लस है, ये अनायन के एक पार्ट को खींच रहा है व्हेन प्रोडक्ट इज फॉर्म। अगर इसका साइज छोटा है तो ये ज्यादा आसानी से खींच पाएगा। तुम्हें याद है फजान रूल में हम कहते थे अनायन को पुल करने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड कर रही होती है? छोटा साइज ज्यादा चार्ज, हाँ या ना? मोर शुड बी द चार्ज, मोर चार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ कटायन, ऑफ कटायन। कटायन के लिए जितना छोटा साइज होगा और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पुलिंग टेंडेंसी होगी। इसका मतलब है जो लिथियम नाइट्रेट है दैट इज गोइंग टू बी हाईली अनस्टेबल, हाँ या ना? भाई लिथियम का छोटा साइज है, फटाफट नाइट्रेट में से ऑक्सीजन खींच के Li2O बना देगा। तो बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे हैं? वी आर फॉर स्टेबिलिटी व्हाट आर वी लुकिंग एट? वी आर लुकिंग एट द टेंडेंसी ऑफ द कटायन टू पुल अनायन या पुल पार्ट ऑफ अनायन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये हम बड़े अनायंस के लिए देख रहे होते हैं, लार्ज अनायन के लिए। लार्ज अनायन जैसे नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट या परोक्सो।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब यहां पे जितना छोटा कटायन होगा वो उतनी जल्दी अनायन को खींचेगा या अनायन के पार्ट को खींच के अनायन को मतलब कंपाउंड को तोड़ देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? LiNO3 का Li2O बना देना है उसने, क्योंकि उसकी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब जैसे Li2O2 है, सपोजिंग मैं Li2O2 की बात करूं, इसको अगर मैं हीट करता हूं तो बच्चों ये क्या बनाएगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म Li2O प्लस ऑक्सीजन। बच्चों आर यू गेटिंग दिस और नॉट? वो O2 Li2O2 का क्या बना देना है उसने? Li2O प्लस O2। और लीथियम की टेंडेंसी क्या होगी? बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू सोडियम। तो दैट इज द रीजन हम कह रहे हैं लार्जर कटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर अनायन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? तो ये जो हमने लिखा है ना, लार्ज अनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज कटायन, ये हम उनके लिए देख रहे हैं, मतलब वी आर कंसीडरिंग फजान रूल फॉर अवर स्टेबिलिटी ओवर हियर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर हुई? ऑनलाइन वाले बच्चों हाँ या ना में जवाब दो। Yes. गुड। तो लार्ज अनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज कटायन व्हेन द अनायन कैन ब्रेक अप, इसलिए हम लार्ज अनायन बोल रहे हैं। सो दैट जब हम हीट कर रहे हैं तो अनायन का पार्ट कटायन लेके जा रहा है। ये सारे वही केसेस है, और उसमें तुम्हारा सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड भी आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम है उसकी पुल करने की टेंडेंसी कम है, दैट इज वाई उसका परऑक्साइड स्टेबल हो गया। बाकी वालों में सुपर ऑक्साइड स्टेबल हो गया क्योंकि पुल करने की टेंडेंसी कम हो गई। नहीं तो हम स्टेबिलिटी के लिए क्या देख रहे होते थे? नॉर्मली ऑक्साइड में हम स्टेबिलिटी के लिए क्या देख रहे होते हैं? लैटिस एनर्जी। यहां पे हम फजान रूल पे गए क्योंकि हमारा लैटिस एनर्जी में हम क्या देख रहे होते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द कटायन एंड अनायन। अगर तुम वो चीज यहां पे लगाने की कोशिश करोगे तो वो गड़बड़ होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोजिंग हमने LiNO3 लिया, NaNO3 लिया, और हम कह रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए हम किसको देखना चाह रहे हैं? लैटिस एनर्जी को। हम अभी हमें पता है, अभी बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है फजान रूल के हिसाब से? NaNO3 इज मोर स्टेबल। करेक्ट, NaNO3 इज मोर स्टेबल देन LiNO3, राइट? अब हम कहेंगे नॉर्मली तुम्हारा अगर तुम लैटिस एनर्जी के हिसाब से आओ, लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कटायन और अनायन की अट्रैक्शन बेस्ड है। तो लैटिस एनर्जी के लिए हम दो चीजें देख रहे होते हैं, चार्ज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम। डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी ना गाइस। तो गाइस इन दोनों में हम चार्ज की तो बात नहीं कर सकते। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किस में कम है? Li वाले में। तो अगर तुम ये देखोगे लैटिस एनर्जी के हिसाब से सोचोगे तो यू विल गेट द रॉन्ग आंसर गाइस। वी डोंट गो बाय लैटिस एनर्जी, वी गो एज पर फजान रूल। समझे या नहीं समझे बच्चों, ये बताओ मुझे। क्लियर है गाइस? फजान रूल इज व्हाट वी बेस इट ऑन। लैटिस एनर्जी सोचना है तो यार तुम हैलोजेंस में सोच लो, ठीक है? ऑक्साइड्स में सोच लो, नॉर्मल ऑक्साइड्स में, उनमें देख सकते हो। इवन तुम हाइड्राइड्स में देख सकते हो, मेटल हाइड्राइड्स में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नॉट इन द वंस जिनमें तुम्हारा बड़ा साइज ऑफ अनायन है जो कि ब्रेक होने पे अनायन का पार्ट लेके जाता है जिसमें मेटल, उसमें हम स्टेबिलिटी के लिए किस पे जाएंगे? फजान रूल पे। जो कटायन जितना कम पुल करेगा उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, क्योंकि पुल करने का मतलब है तोड़ना कंपाउंड को। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड, पहला हमने देखा था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अब आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। बच्चों हम कहेंगे वाटर के हाथ, सपोजिंग तुम मेटल का देखते हो प्लस H2O, गाइस ये क्या बना रहा होता है? MOH प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसमें तुम अंडरस्टैंड करो गाइस, मेटल हो रहा है ऑक्सीडाइज, मेटल M से M प्लस में जा रहा है, और जो तुम्हारा वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है टू हाइड्रोजन। हाँ या ना बच्चों? ये रिडक्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। Yes. अब हमें देखना है ये रिएक्शन कैसे जारी होती है, मतलब कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा या कौन सा धीरे करेगा। हम कहेंगे भाई
ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड कर रही होती है मेटल का M प्लस बनाने पे, और M प्लस भी किसमें, एक्वस आयन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक्वस स्टेट में M प्लस बनाना। गाइस इसमें अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत याद है, यू विल बी एबल टू रिलेट। इसमें तुम्हारी कौन कौन सी एनर्जी लगेंगी? पहला डेल्टा एच सब्लिमेशन या एटोमाइजेशन मान लो। उससे क्या होगा, हमने M सॉलिड को M गैस भेजा, ठीक है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी है, M गैस को M प्लस गैस बनाया। और तीसरा है डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी, जिसमें तुम्हारा M प्लस गैस को M प्लस एक्वस बनाया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाइड्रेशन। तो ये तीन एनर्जीज हैं विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ M प्लस एक्वस फ्रॉम M सॉलिड। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? अब देखो बच्चों काम की चीज, पहले मैं तुम्हें एक जर्नल चीज बता दूं कि तुम्हारा ये रिएक्शन जो है, ये तुम्हारी दिस रिएक्शन M गिविंग M प्लस, it becomes violent on descending the group. It becomes violent reaction on going down the group. मतलब तुम्हारा मेटल का M प्लस बनाना जल्दी फास्ट किसमें होगा? वॉलेंट का मतलब होता है फटाफट हो जाना। वो डाउन द ग्रुप तुम्हारी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओवर हियर गाइस? बताओ बच्चों। देखो हमने एक चीज देख ली कि Li का Li प्लस बनना इज स्लो, Na का Na प्लस बनना एक्वस में इज फास्ट, पोटेशियम का और फास्ट, सीजियम का और फास्ट। यू आर गेटिंग द आइडिया? और ये जो हमारा बनना है इसको हम क्या बोलेंगे? कैन वी कॉल इट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बच्चों? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से हमारा क्या चीज डिसाइड होती है बच्चों? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा, दूसरे को रिड्यूस करना, हाँ या ना? यस सर। उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या है? क्लियर है यहां तक? अब यहां पे वॉलेंट रिएक्शन को प्लीज इससे थोड़ा रिलेट मत करो थोड़ी देर के लिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और वॉलेंट रिएक्शन को, वॉलेंट हैज समथिंग टू डू विद स्पीड, ओके गाइस? और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टॉक्स अबाउट द जनरल टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज। क्योंकि तुम देखोगे लिथियम की रिड्यूसिंग टेंडेंसी इज मैक्सिमम, मतलब लिथियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हाईएस्ट, फिर भी वो उसकी रिएक्शन इज लीस्ट, मतलब लीस्ट स्पीड पे जा रही होगी। वॉलेंट का मतलब हो गया कि वॉलेंट हैज टू डू विद काइनेटिक स्पीड। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा लिथियम जो है उसकी रिएक्शन Li का Li प्लस बनाना इज, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? या मैक्सिमम रिड्यूसिंग टेंडेंसी है, दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी लिथियम की सबसे ज्यादा है। क्यों सबसे ज्यादा है उसको समझो गाइस। यार लिथियम को एटोमाइज करना एक सर्टेन लेवल तक हीट देनी पड़ेगी, हाँ है ना बच्चों? ये जो एनर्जी है ये देनी पड़ती है, ये जो एनर्जी है देनी पड़ती है, ये एनर्जी रिलीज होती है। तुम्हें पता है लिथियम का साइज बहुत छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी वेरी हाई, हाँ या ना बच्चों? तो ये जो मैक्सिमम है उसका रीजन है इसका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से इसका दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी या खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज वेरी हाई, दैट इज ड्यू टू द हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन स्पीड वाइज ये स्लो है, जो कि मैंने अभी बताया। स्पीड तो इंक्रीज हो रही होती है डाउन द ग्रुप। स्पीड क्यों स्लो है? क्योंकि इसके पहले तो स्टेप डिफिकल्ट है। यार आयोनाइज करना तो लिथियम को डिफिकल्ट है ना बच्चों, हमें पता है उसका साइज छोटा है, उसका आयोनाइज करना इज डिफिकल्ट। तो दैट इज द रीजन कि इसका ऑल्दो इसका ओवरऑल वैल्यू इज नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इन द सेंस अगर पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव कम है, या नेगेटिव सोचा जाए तो नेगेटिव है। यू आर गेटिंग द आइडिया?
ओवरऑल वैसे इसका अगर वैल्यू देखी जाए तो इसकी वैल्यू आ रही होती है पॉजिटिव, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू हाइड्रेटेड, बट द पॉइंट इज पॉजिटिव में इसकी वैल्यू कम है, बाकियों की ज्यादा है, मतलब बाकियों में मोर एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू हाइड्रेटेड बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? तो बेसिकली यहां पे इसके मैग्नीट्यूड से या इसके साइन के साथ भी इसकी वैल्यू से हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सपोजिंग एक की वैल्यू -10 है, एक की वैल्यू -5 है, तो मुझे बताओ ये एनर्जीज का सम किसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, -10 वाले की -5 वाली? सोच के बताओ। रिड्यूसिंग टेंडेंसी -10 वाले की ज्यादा होगी क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है ऑन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसकी वैल्यू -10 है, इसकी वैल्यू -5 है, जिसकी वैल्यू -10 है उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी इज मोर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइज होने पे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी इज मोर। जैसे हमारा लिथियम का केस हो गया एग्जांपल के तौर पे, सोडियम के केस में वो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? एनर्जी रिलीज इज गोइंग टू बी लेस। वैसे देखा गया है दोनों में एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज अलग, कि हमें पता है ये वैल्यूज लिथियम के लिए भी पॉजिटिव है, दैट इज सेपरेट। तो अगर पॉजिटिव में देखा जाएगा तो लिथियम की वैल्यू क्या होगी बच्चों? लिथियम की वैल्यू इज गोइंग टू बी, होल्ड ऑन, +5 एंड सोडियम की वैल्यू इज गोइंग टू बी +10। यू आर गेटिंग दिस और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? Yes, इसको sir. लिख देता हूं, एग्जैक्ट वैल्यूज की टर्म में लिखते हैं, ये +5 है, ये +10 है। तो लिथियम के लिए जो तुम्हारा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की वो ज्यादा है, उसमें कम एनर्जी देनी पड़ी है ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो ये हो गया लिथियम का, ये हो गया सोडियम का। फिर भी सोडियम रिएक्टिव ज्यादा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये जो +5 आ रहा है ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, प्लस लिथियम के लिए आ रहा है +100 -95, और सोडियम के लिए आ रहा है ये +50 -40। गेटिंग द आइडिया गाइस? जो पहला स्टेप है वो लिथियम के लिए ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू सोडियम। लिथियम को आयोनाइज करना इज डिफिकल्ट, सोडियम को आयोनाइज करना इज इजी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दैट इज द रिएक्शन रीजन कि सोडियम की रिएक्शन इज मोर वायलेंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिथियम, और बाकी मेटल्स की ऑलमोस्ट जैसे बढ़ती जा रही है। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? हाँ या ना बच्चों? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दिस इज द केस विद लिथियम एंड दिस इज द केस विद सोडियम, जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड। वॉलेंट की ज्यादा है सोडियम और लिथियम की कम है, जबकि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? बोलो भाई। तो मैं लिख दूं सोडियम की रिएक्शन इज सो वॉलेंट, रिएक्शन इज सो वॉलेंट इट कैचेस फायर, it catches fire. Hence, it is kept in kerosene in laboratory. ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक गाइस? अब मैंने तुम्हें बता दिया रिडक्शन पोटेंशियल की बात करनी थी। वैसे हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे क्यों आए? क्योंकि वी आर लुकिंग एट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें हम तो रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारा एक मेटल के लिए क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल फॉर अ मेटल नेगेटिव होगा क्योंकि उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी काफी कम है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है। हम तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना कम, दे डिफर बाय नेगेटिव साइन, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है बच्चों? तो हम बेसिकली इनकी बात कर रहे थे, मैंने बता दिया तुम्हें एटोमाइजेशन होता है, आयनाइजेशन होता है, हाइड्रेशन होता है। और लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? इट हैज मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हाईएस्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बट
रिएक्शन इज लेस विगरस। यहां तो कोई डाउट गाइस? एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स। बच्चों फील आई नहीं आई गाइस? वेल दैट्स नाइस। अब आते हैं थर्ड, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी। हम कहेंगे यार ये हमने अभी कहां से देखा था बच्चों? इसी रिएक्शन में अभी हम देख रहे थे, राइट? तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में लिथियम का मैक्सिमम होगा, हाँ है ना बच्चों? और सोडियम, गाइस अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि सोडियम का इन जनरल क्या है, ये वैल्यू फास्ट है, राइट? लेकिन उसका रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, या ऐसे मान के लो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब हो गया ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। सोडियम और पोटेशियम में किसकी ज्यादा होगी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, या दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी? पोटेशियम की ज्यादा होगी। क्यों? हम कहेंगे गाइस लिथियम की तो ज्यादा क्यों थी? हाइड्रेशन, राइट? क्लियर है बच्चों? लिथियम का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर वाज ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन अगर तुम सोडियम, पोटेशियम, सीजियम को देखोगे तो हम कहेंगे इनका हाइड्रेशन छोड़ो, यू जस्ट गो एज पर योर आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा बड़ी, उसकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी कम, हाँ है ना बच्चों? मतलब यहां पे हमने लिथियम के लिए हाइड्रेशन देखा, बाकी सबके लिए हम क्या देखेंगे? आयोनाइजेशन, मोर और लेस बच्चों। जनरल आइडिया यही है, आयोनाइजेशन एंड एटोमाइजेशन इज व्हाट वी लुक एट। तो हम कहेंगे सोडियम का पहला स्टेप इज डिफिकल्ट, पोटेशियम का और कम, सीजियम का और कम डिफिकल्ट। डिफिकल्ट लेवल बढ़ कम होता जा रहा है, हाँ या ना बच्चों? मतलब इसको ऐसे देखो, अगर इसका +50 -40 है तो इसकी वैल्यू ये जो 50 वाली है ये और कम हो गई। मतलब यहां पे ये 40 आ गया, यहां पे 40 माइनस लेट अस से यहां पे कितना आ गया बच्चों? आई डोंट नो कितना आ गया, 32 मान लो। आइडिया इज ये जो वैल्यू तुम्हारे आने वाली है ये यहां पे 5 था, यहां पे 8 है, यहां पे 10 है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? रिएक्शन फास्ट भी हो रही है क्योंकि यहां पे यू हैव टू, फर्स्ट स्टेप इसका डिफिकल्ट था, इसका स्टेप कम डिफिकल्ट है। और दूसरा हम कहेंगे जो वैल्यू है ओवरऑल, ये वैल्यू भी तुम्हारा सोडियम से कम पॉजिटिव है। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? ये तुम्हारा हो गया लोअर मेटल्स के लिए। आइडिया इज लोअर मेटल्स के लिए इंक्लूडिंग सोडियम वी जस्ट गो एज पर योर आयोनाइजेशन एनर्जी। और हमें बताया आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की सबसे ज्यादा है तो उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी सबसे कम है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो सोडियम हैज लीस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर इन एल्कली मेटल्स। ये हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात कर रहे हैं बच्चों, इसका लीस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। मैंने ऊपर रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिख ही दिया था, होल्ड ऑन गाइस। इसका लीस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ड्यू टू इट्स हाई डेल्टा एच एटोमाइजेशन एंड डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर और नॉट गाइस? और बाकी सबका जो तुम्हारे पोटेशियम है बाकी सब है उनका ऑलमोस्ट सेम है, रेस्ट का ऑलमोस्ट सेम, लगभग सेम है सबका, बाकी सबका। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों ये चीज? गुड, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मेटल्स का सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। मेटल्स का सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। पहली चीज बच्चों, लिक्विड अमोनिया इज अ गुड सॉल्वेंट, हाँ है ना बच्चों? जस्ट लाइक वाटर। इनफैक्ट वाटर तुम्हारा सेल्फ आयोनाइज करता है, वैसे तुम्हारा लिक्विड अमोनिया भी सेल्फ आयोनाइज कर जाता है बच्चों। वाटर हमारा इट इज जस्ट लाइक वाटर। वाटर हमारा सेल्फ आयोनाइजेशन करता है कि HCO प्लस प्लस OH माइनस, हाँ है ना बच्चों? ऐसे NH3 भी कर रहा होता है, NH2 माइनस एंड NH4 प्लस। सेल्फ आयोनाइजेशन इट अंडरगोज। ठीक है बच्चों? अब गाइस पहली चीज, जब तुम Na प्लस NH3 करोगे
तो ये सोडियम मेटल इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स Na+ एंड इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों के दोनों ही जो NH3 मॉलिक्यूल्स है उससे सराउंडेड हो जाते हैं, दे गेट सॉल्वेटेड। सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेट हो जाना। तो दे बोथ आर सॉल्वेटेड, दे बोथ आर सॉल्वेटेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दोनों के दोनों सॉल्वेट हो जाते हैं टू गिव अ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। यू गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बच्चों। क्लियर है गाइस? और क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इट इज हाईली कंडक्टिंग, इट इज हाईली कंडक्टिंग बच्चों। क्लियर है गाइस? ठीक है, ये कंडक्टिंग नेचर किसकी वजह से है? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? ओके। और ये जो ब्लू कलर है ये भी इसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ये भी बोल देते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है गाइस? ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तुम्हारा ब्लू कलर आ रहा होता है, जो कि बेसिकली इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इन द विजिबल रीजन बच्चों। ठीक है गाइस? क्लियर है यहां तक? और क्योंकि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर गाइस? क्लियर है यहां तक? काम की चीज क्या है, अगर तुम सॉल्यूशन को यू लीव इट स्टैंडिंग, अगर तुम इस सॉल्यूशन को पड़े रहने दोगे, लीव इट स्टैंडिंग का मतलब है उसको छोड़ दिया हमने, तो इन दैट केस व्हाट यू गेट इज अ अमाइड। NH3 को ब्रेक करो किसमें? NH2 में और H में, इलेक्ट्रॉन गया NH2 के साथ, NH2 माइनस बना एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। दैट इज व्हाट यू गेट गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट यू हैव। एक्वस वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? तो इसमें तुम्हारा हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है ऑन स्टैंडिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड ऑन स्टैंडिंग, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड बच्चों। अमाइड बन गया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट गाइस? क्लियर है यहां तक? अच्छा, बाई चांस तुम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम लोगे इन अमोनिया, इफ यू टेक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन अमोनिया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे होते हो तो इट इज ब्रॉन्ज इन कलर, ब्राउन ब्रॉन्ज कलर का होता है, ब्रॉन्ज इन कलर। ठीक है, एंड डायामैग्नेटिक इन नेचर। फैक्ट टू लर्न गाइस कि अगर तुम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हो, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर एंड ब्रॉन्ज इन कलर, इसमें तुम्हारे मेटल आयन क्लस्टर्स बन जाते हैं। मेटल आयन क्लस्टर्स इज व्हाट यू गेट, ड्यू टू विच द नेचर इज diamagnetic. Fact to learn, guys. As simple as that. Metal ion cluster is a term that you have got to remember. We are done with group 1 की basic properties. अब आते हैं group 2. बेटा अभी तो चलेगी, I guess another half an hour or so. हाँ बच्चों, अब आते हैं ग्रुप 2 पे। गाइस हमें पता है इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों के दोनों लूज कर रहे होते हैं। अब लूज करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि तुम्हारा मेटल का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो लेट अस गो ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। भाई दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन लेस देन दैट ऑफ एल्कली मेटल्स ऑब्वियसली।
दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्कली मेटल्स। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता जाएगा एज यू गो डाउन द ग्रुप। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस, यहां तक कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। दूसरे पे आते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। गाइस इनकी दो आयोनाइजेशन एनर्जी कंसीडर कर रहे होंगे हम, 1 and 2। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन फर्स्ट। ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने का दूसरा निकालना इज डिफिकल्ट। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ है ना बच्चों, बिकॉज द साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट पे आते हैं, डेंसिटी गाइस। बच्चों पहली चीज, इनकी डेंसिटी एल्कली मेटल से ज्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ एल्कलाइन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल। तुम्हें पता भी है, लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो साइज छोटा होता है तो डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन बच्चों यहां पे डज नॉट शो अ रेगुलर चेंज, नो पर्टिकुलर ऑर्डर, नो पर्टिकुलर क्या कहेंगे उसे, ट्रेंड। क्योंकि डेंसिटी तुम्हारी, ऐसे समझो गाइस, डाउन द ग्रुप हमने उधर क्या पढ़ा था बच्चों, डेंसिटी बढ़ रही होती है, यहां पे बढ़ती है कैल्शियम के बाद। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब द ऑर्डर इज लाइक दिस, बैरियम देन स्ट्रोंशियम, और कैल्शियम से पहले तुम्हारे आते हैं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। मतलब तुम रियलाइज करोगे, पहले तुम्हारी डेंसिटी क्या हो रही थी बच्चों, बेरिलियम के मैग्नीशियम कैल्शियम में डेंसिटी वाज डिक्रीजिंग, एंड देन आफ्टर कैल्शियम डेंसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। यहां तक तुम्हारा टिल कैल्शियम डेंसिटी डिक्रीज्ड, और कैल्शियम के बाद डेंसिटी इंक्रीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दैट इज द ऑर्डर दैट यू ऑब्जर्व। नेक्स्ट आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। गाइस इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एल्कलाइन का एल्कली के कंपैरिजन में क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। थोड़ा बहुत तुम रिलेट भी कर सकते हो चीजों से, हाँ है ना बच्चों? भाई छोटा साइज है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो दैट्स द रीजन। लेकिन डाउन द ग्रुप जाओगे तो नो, नो पर्टिकुलर ट्रेंड डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप देयर इज नो पर्टिकुलर ट्रेंड। ठीक है बच्चों, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे गाइस। बच्चों एक चीज बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ा दिया दैट इज गुड, लेकिन एनसीईआरटी जरूर करनी है, और एनसीईआरटी की टेबल जरूर करनी है। टेबल्स को ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू लर्न द कंप्लीट ऑर्डर, बट यू डू नीड टू नो कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है। बिल्कुल बिल्कुल करनी है, मतलब उनके, उसको तुम छोड़ नहीं सकते। और रिलेटिव ऑर्डर याद कर लो, बट दैट रिलेटिव ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आ रखे हैं उस पर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। पहला चीज, रिएक्टिविटी, and this is supplementing NCERT, not in place of NCERT guys, try to understand that. Reactivity towards air, बच्चों पहली चीज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वहां पे तुमने क्या देखा था, लिथियम बंदा तो ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बना रहा था,
बाकी सिर्फ ऑक्साइड बना रहे थे। एल्कलाइन अर्थ मेटल जस्ट बिहेव लाइक लिथियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि तुम्हें याद होगा हमने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ी थी, वो लिथियम बंदा तुम्हारा किसका डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा बच्चों? मैग्नीशियम के साथ, हाँ है ना बच्चों? और मैग्नीशियम हो गया तुम्हारा एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो उसी टाइप की प्रॉपर्टी है। इनको जब तुम एयर में हीट करोगे तो व्हाट यू गेट इज मेटल ऑक्साइड एंड मेटल नाइट्राइड बच्चों। ऑक्साइड एंड नाइट्राइड बोथ इज व्हाट यू गेट, जस्ट लाइक हमने उसमें देखा था। किसमें? लिथियम के साथ। ठीक है बच्चों। और मैग्नीशियम के बारे में, अच्छा गाइस एक चीज बताओ, ये रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए वैसे? बाय द वे इंक्रीज होनी चाहिए। गुड। मैग्नीशियम को जब बर्न करते हो, इट बर्न्स विद dazzling white light, dazzling white light, which is used to provide light in flash photography using light bulbs. Fact to learn बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। ये हमने एल्कीली मेटल में पढ़ा था। यहां पे भी हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो देखा क्या गया बच्चों, यहां पे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिड्यूसिंग नेचर या ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या होती है बच्चों? वहां पे सोडियम के बाद क्या हो रही थी डाउन द ग्रुप? इंक्रीज हो रही थी। सोडियम के बाद, सोडियम से, लिथियम को छोड़ दो, सोडियम से तुम्हारी डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या हो रही थी बच्चों? बढ़ रही थी। सोडियम हैज द लीस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज या लीस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर था उसका, हाँ है ना बच्चों? यहां पे भी तुम्हारा डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग कैरेक्टर decreases down the group. Okay guys, क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन सबसे जल्दी किसमें होगी बताओ मुझे? बेरियम। नहीं, हाँ करेक्ट, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाँ है ना? रिएक्शन रेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाँ है ना बच्चों? तो देखा क्या गया, बेरिलियम रिएक्ट्स विद स्टीम, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद hot water and steam, and calcium, strontium, barium, they react with cold water even to give hydroxide and hydrogen. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? थर्ड पे आते हैं, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। ओके बेटा, जस्ट अ सेक, ये लो बेटा। बच्चों देखो, यहां पे भी ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बनेंगे तुम्हारे, विच कंटेन सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। मेटल को तुमने NH3 में डाला, you get blue colored solutions
courtesy of solvated electron. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. Due to solvated electrons. And you get normally metal hexammoniates बनते हैं. You get metal hexammoniates. ठीक है बच्चों, इनको हीट करोगे तो क्या बनेगा? You get amides on heating. Clear है guys? And amides even on further heating will give us nitrides. Plus NH3. That is what you get बच्चों. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है guys? पहले हमारे पास हेक्सामोनिएट से उनको हीट करा दो तुम्हारा बने अमाइड, फर्दर हीट करने पे बने नाइट्राइड एंड अमोनिया. और इनके भी जैसे वहां पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते थे, देवर ब्रॉन्ज कलर्ड, सो आर दीज. ना सिमिलर पैटर्न पे चल रहे हैं. रिड्यूसिंग कैरेक्टर पे आ जाते हैं बच्चों. पहली चीज मुझे एक चीज बताओ गाइस, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप मैंने क्या बताया था बच्चों? इंक्रीज हो रहा होता है, हाँ है ना बच्चों? रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. हाँ या ना गाइस? क्लियर है या नहीं? राइट. और रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इससे हम कह सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा होगा? हाँ, कम हो रहा होगा. करेक्ट. क्लियर और नॉट? गुड. अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों. वी आर डन विद अवर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, समथिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स relating to your thermal stability and solubility. तो पहले आते हैं लैटिस एनर्जी पे. तुम रियलाइज करोगे ये चीज अभी हमने पढ़ी थी, बट नाउ इट विल बिकम स्लाइटली मोर क्लियर, अगर पहले क्लियर नहीं थी तो. बच्चों लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा लैटिस एनर्जी का, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बच्चों. मतलब बिटवीन MgO एंड MgF2 किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों? जरा सोच के बताओ. प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. यहां पे हम उस पे नहीं जाते, किस पे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि जो हमारे Mg तो दोनों में ही सेम है. ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड दे आर एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड. पीरियड के अंदर वी डोंट गो एज पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वी गो एज पर चार्ज. तो कौन से का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? सर MgO. इसमें 2x2 है, इसमें 2x1 है. फ्लोरीन पे चार्ज क्या है? 1. तो अंडरस्टैंड करो MgO की लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन MgF2. गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? तो वही मैंने लिखा है कि Q1 Q2 ये हम जो देखेंगे, ये हम देखेंगे when we are looking in a period, and this is when we look in a group. जैसे NaCl and let us say CaCl. तो इसमें मुझे बताओ लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? यहां पे चार्जेस तो सेम ही है, सो विल गो एज पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. लैटिस एनर्जी NaCl की ज्यादा होगी. Less is the distance between the two ions. Okay guys, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गुड, वेरी नाइस.
अब आते हैं हाइड्रेशन एनर्जी पे। हाइड्रेशन एनर्जी पहली चीज MgCl2 की सपोजिंग या MgO की लेनी है तो हम इंडिविजुअल आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे, क्योंकि वो पानी में जाके तो टूट जाने बंदे। तो हम क्या करेंगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। छोटा साइज होगा ज्यादा हाइड्रेट होगा। हम कहते नहीं Li+ ज्यादा हाइड्रेट हो रहा था क्योंकि उसका छोटा साइज है। तो दैट इज योर हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों। तो गाइस हाइड्रेशन एनर्जी पहली चीज हमने क्या देखा, तुम्हारा साइज। साइज छोटा होना चाहिए ज्यादा हाइड्रेशन होने के लिए, प्लस चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइड्रेट होगा, उतना ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट यहां तक? ओके गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी तो बोलो। यस Yes, sir. ओके अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन हमारा Li+ और Na+ में कौन ज्यादा हाइड्रेट होगा बच्चों? So Li. Li। हाइड्रेटेड साइज किसका बड़ा होगा? So Li+. Li का हाइड्रेटेड साइज, क्योंकि तुम्हें याद होगा Li+ इतना है, Na+ इतना है, ये हाइड्रेट होके इतना हुआ, ये हाइड्रेट होके इतना हुआ। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? कई बार पढ़ा है, बॉन्डिंग में भी पढ़ा है ये, फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था। और गाइस ये बताओ मुझे अब किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, विच विल बी मोर कंडक्टिंग, Li+ और Na+? ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। So Na+. Na+ इज गोइंग टू बी मोर कंडक्टिंग, हाँ है ना? मोर कंडक्टिंग बिकॉज ऑफ स्मॉलर हाइड्रेटेड साइज। स्मॉलर हाइड्रेटेड साइज। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड। अब आते हैं हम थर्मल स्टेबिलिटी पे, जो मैंने अभी बताया था तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में, उसी को उतना ही डिटेल में करेंगे कि उससे ज्यादा आता नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता दूं। थर्मल स्टेबिलिटी का है, थर्मल स्टेबिलिटी में हम ज्यादातर जो स्टेबिलिटी देखेंगे वो किसकी देखेंगे? कार्बोनेट्स की, सल्फेट्स की, नाइट्रेट्स की, उनकी देखी जाती है। तो कार्बोनेट का देखते हैं। हमने कहा मेटल कार्बोनेट लिया हमने, इस बंदे ने हीट करने पे मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 देगा। इट इज ए टेकिंग अ पार्ट ऑफ अनायन विद इट, राइट गाइस? जो मैंने अभी इतनी देर में बता रहा था मैं तुम्हें, टेकिंग पार्ट ऑफ anion with it, and since it is pulling anion towards it, और उसका anion का एक पार्ट लेके जा रहा है, we will look at polarizing power of cation. We will look at polarizing power of cation. और पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? पोलराइजिंग पावर ऑफ cation is small size and big more charge. हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चे सो गए, ठीक है Yes, बच्चों? sir. गुड, दैट्स नाइस। तो हमें पता है कि सपोजिंग हम बेरिलियम कार्बोनेट लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें पुल करने की टेंडेंसी सबसे कम है। पुल करेगा तो वो तोड़ के बना देगा, उसको डिकम्पोज कर देगा। योर कार्बोनेट इज गोइंग टू बी डिकम्पोज्ड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इसमें? So calcium 2. करेक्ट, दिस इज मोर स्टेबल, मोर थर्मली स्टेबल, मोर स्टेबल थर्मली। यही केस तुम्हारा नाइट्राइड्स में, यही सॉरी नाइट्रेट्स में, यही केस तुम्हारा सल्फेट्स में। हाँ हाँ हाँ, मतलब इन तीनों में कैल्शियम वाला ज्यादा स्टेबल। करेक्ट, क्लियर है बच्चों?
अब गाइस देखो, लिथियम नाइट्रेट, इसको जब हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, Li2O प्लस NO2 प्लस O2। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे वही काम शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डायगोनल रिलेशनशिप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो अगर मैं कैल्शियम नाइट्रेट लेता हूं उससे, तो वो बंदा भी यही रिएक्शन देगा जो लिथियम दे रहा है। क्लियर है बच्चों? लेकिन जो तुम्हारे रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स हैं, ये तो हमने क्या कहा कि ये वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो एल्कलाइन शो कर रहे हैं। तो लिथियम बिहेव्स लाइक एल्कलाइन। लेकिन इफ यू टेक NaNO3, वो क्या करेगा बच्चों? इट डजंट गिव यू सोडियम ऑक्साइड, it gives you nitrite plus oxygen. It gives you metal nitrite. ठीक है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? और इन फैक्ट ये हीट था व्हेन यू आर हीटिंग इट टू 500 डिग्री सेल्सियस। इफ यू हीट इट टू 800 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स यू Na2O प्लस N2 प्लस O2। ब्रेक तो किया, ऑक्साइड में आया, लेकिन डिफरेंट तरीके से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अभी जो तुम्हारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहा हूं, ओके, एक मिनट रुक जाओ, ये लो, नोट इट डाउन। हाँ हाँ, 800 डिग्री सेल्सियस पे और ज्यादा ब्रेक कर गया। अब अगर तुम मेटल सल्फेट लेते हो गाइस, ये हमारा क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। ये हम किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल गाइस। ठीक है ना बच्चों? तो इन सभी की तुम रियलाइज करोगे पैटर्न क्या चल रहा है कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? थर्मल स्टेबिलिटी increases down the group। ठीक है बच्चों? अब गाइस जो सॉल्युबिलिटी है, या सॉल्युबिलिटी को तब देखेंगे व्हेन वी आर एक्चुअली कंसीडरिंग द सॉल्ट्स। ठीक है ना? कि सॉल्युबिलिटी हमारे हर एक का अलग अलग पैटर्न भी चल रहे होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स अलग, कार्बोनेट्स अलग। तो विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट क्लास व्हेन वी आर डिस्कसिंग कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को?